नमस्कार साथियों, आपका यूपी पीसीएस हिंदी माध्यम चैनल में स्वागत है। और मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर भूगोल की सीरीज पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे हाइड्रोलॉजी चालू किया था, मतलब जल मंडल, जिसमें समुद्र विज्ञान हम लोगों ने चालू किया था। ठीक है, आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो समुद्र होता है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, उसका सी फ्लोर कैसा होता है, ये सब हमने चर्चा की थी लास्ट लेक्चर में। तो आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आज हमको क्या-क्या समझना है। हम कुछ पुराने टॉपिक्स पर सवाल भी हल करेंगे और नए टॉपिक्स को भी थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछले टॉपिक पर हम सवालों को हल करेंगे, ठीक है? और एक नया टॉपिक समझेंगे, महासागरीय जल बंटवारा कैसे होता है? क्योंकि इस पर एक सवाल कभी-कभी आ जाता है, नहीं तो इसकी संस्था जो है अनक्लोज़, उस पर ज़रूर सवाल पूछा जा सकता है। ये करंट अफ़ेयर्स का भी पार्ट हो जाता है। हर मतलब करंट अफ़ेयर्स में लगातार चलने वाला पार्ट है। क्योंकि आप जानते हैं साउथ चाइना सी में जो चीन का विवाद है, वो कहीं न कहीं अनक्लोज़ के माध्यम से ही सॉल्व होने की बात की जाती है। और लोग अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में किस प्रकार से अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं, वो अनक्लोज़ तय करता है। तो इसी के तहत महासागरीय जल बंटवारा हम लोग समझेंगे और साथ में समझेंगे महासागरीय तापमान क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। कभी कभार एक नंबर का सवाल पूछ लेता है, बहुत शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो सागरों की सैलिनिटी मतलब लवणता पर आते हैं और फिर महासागर की गर्म धाराएं, जल धाराएं, जो ठंडी जलधाराएँ हैं, उन पर सवाल ज़्यादातर मैचिंग के रूप में सवाल आते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा क्या था और हमारे आयोग ने किस प्रकार के सवाल उसमें पूछे और किस प्रकार के सवाल और बन सकते हैं, इस पर हमारी एक चर्चा होगी। तो पहला है डेटम रेखा क्या होती है? ये हम लोग चर्चा नहीं की थी लास्ट लेक्चर पे, तो मैं आपको डेटम रेखा के बारे में बता देता हूँ। हम लोगों ने समझा था कि जैसे हम लोगों ने समझा था कि ये पहाड़ है, फिर थोड़ा-सा हम जाते हैं आगे, फिर ये समुद्र का बीच स्टार्ट हो जाता है, फिर समुद्र का फिर मग्न तट हमने पढ़ा था, मग्न ढाल को समझा था, फिर मग्न ढाल को समझने के बाद फिर उसके जो समुद्र का जो मैदान है उसको समझा था, फिर उसके बाद नया पार्ट यहाँ पे समुद्र का पानी है, तो इसमें हमने समझा था मग्न तट क्या होता है, ठीक है? मग्न ढाल क्या होती है और हमने समझा था, फिर नीचे गए तो हमने सोचा था पहाड़ क्या होते हैं, गोआयार्ड्स नाम का एक आकृति समझी थी हमने, रिज समझा था, रिज मतलब एक लंबी पर्वत श्रेणी के समान। फिर हमने समझा था एक आपकी टेंच समझी थी, गहराई, ठीक है? और हमने साथ में आपको समझा था कैनियन। इस प्रकार के 4-5 शब्दों को हमने पिछले लेक्चर में समझा था। तो कुल मिलाकर डेटम रेखा कुछ नहीं होती है। ये डेटम रेखा एक प्रकार की जो समुद्र तल पर जो ये समुद्र तल है, ठीक है? ये पूरा समुद्र तल पर जो क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई मान लीजिए हमने एक ये रेखा औसत मान ली, ठीक है? तो इस रेखा से कौन सा आकृति ऊंची है या कौन सी आकृति नीची है या गहराई उसकी कितनी है, उस प्रकार की माप के लिए जो हम जिस रेखा को आधार मानते हैं वो डेटम रेखा कहलाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। समुद्र की तल के क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसको हम डेटम रेखा बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो डेटम रेखा क्या होती है? कुल मिलाकर जो हम एक काल्पनिक रेखा है जिस रेखा को हम आधार मानकर मानते हैं कि ये ऊंचा क्षेत्र है और ये गहरा क्षेत्र है, ठीक है? जिससे ऊंचाई और गहराई की नाप मापी जाती है। तो हम जैसे समुद्र में जैसे मान लेते हैं, हम लोग जनरली क्या मानते हैं, जो समुद्र तल का जो तल होता है ऊपर वाला, तो समुद्र तल, इसी को हम डेटम रेखा का आधार मान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इसी से हम फिर चेक किया करते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, फिर इसी से चेक किया करते हैं सागर की गहराई कितनी है। तो ये वाली जो रेखा होती है काल्पनिक रेखा, इसको हम डेटम रेखा मान लेते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो आपको तुरंत समझ जाना, जैसे डेटम रेखा पे सवाल पूछा जाएगा तो आपको तत्काल समझ जाना है ये गहराई ऊंचाई से संबंधित कोई बात कर रहा है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, मैंने आपको पिछली बार बताया था, सबसे बड़ा जो जलमंडल में समुद्र है, समुद्र में सबसे ज्यादा जल आता है। तो समुद्र में कई मैंने आपको समुद्र के नाम बताए थे, जिसमें प्रशांत महासागर का नाम बताया था आपको, अटलांटिक महासागर का नाम बताया था और साथ में मैंने आपको बताया था हिंद महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और क्रम में हम उनका पांचों महासागर के समझे थे। तो सबसे बड़ा जो सागर उसको प्रशांत महासागर कहते हैं
और अभी हम थोड़ा सा हिस्ट्री जब हम इसकी समझेंगे, एक बार पृथ्वी की उत्पत्ति को समझेंगे, तो उसमें बहुत बड़े काल्पनिक समुद्र की बात की गई है। ये माना गया है कि बहुत बड़ा एक जब पृथ्वी बनी होगी तो एक छोटा सा स्थल भाग होगा, कुछ इस प्रकार का उसमें कल्पना की गई थी। पृथ्वी है तो इसमें यहाँ बीच में एक स्थल भाग है ऐसे करके, यहाँ टेथिस सागर है, और इसके अलावा जो ये चारों तरफ जिसमें पानी भरा है इसको पैंथालासा कहते हैं। तो पैंथालासा करके एक बहुत बड़े समुद्र की कल्पना की गई थी, और ये माना गया था कि जब ये समुद्र के ये वाले जो पार्ट हैं ये टूटे तो यहाँ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ आपका अमेरिका बना, फिर यहाँ पर आपका यूरोप और रूस वगैरह बना, फिर ये कुछ भारत का पोर्शन चला गया, ये ऑस्ट्रेलिया चला गया, ये दक्षिण अफ्रीका बन गया, साउथ अमेरिका बन गया। तो ये अलग अलग हिस्सों में टूट गए। इसको विस्थापन का सिद्धांत बोलते हैं, वैगनर ने दिया था इसको, महाद्वीपीय विस्थापन। तो महाद्वीप किस प्रकार से अपने टूटे, तो उसकी एक चर्चा महाद्वीप में की गई थी। तो ये जो सागर है ना, ये सागर का ही बंटवारा हो गया। तो आज जो वस्तु स्थिति है कुछ इस प्रकार की है। आपने देखा होगा ये कुछ इस प्रकार का, रूस हो गया, फिर यहाँ पर आपका, और ये भारत हो गया आपका, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये देखिए पूरा जो पैंथालासा था, तो ये पैंथालासा इधर साइड में इसको हमने प्रशांत महासागर बोल दिया, इसको अटलांटिक महासागर बोल दिया, इसको हिंद महासागर बोल दिया। तो कुल मिलाकर जो पैंथालासा जो तालाब जो समुद्र था इतना बड़ा, उसको हम अगर उसका कुछ माने कि वर्तमान में उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, प्रशांत महासागर एक तो सबसे बड़ा समुद्र का भाग भी है, और दूसरा ये पैंथालासा जो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो जो काल्पनिक महासागर की हम बात करते हैं, तो पैंथालासा का जो नया रूपांतरण नाम है, एक तरीके से जो उसको एक तरीके से क्या कह सकते हैं उसको, रिप्रेजेंट करता है, तो वो प्रशांत महासागर है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। सम समूह तथा पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये गलत मिसप्रिंट हो गए। समुद्र है, समुद्र तथा पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो इन चार पांच चीजों में आप समझ लीजिए। तो पहले बात तो देखिए, पृथ्वी चपटी है, ठीक है, चपटी है, और इसकी सबसे ज्यादा जो दूरी पड़ती है वो भूमध्य रेखा से ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ये उठी हुई भी है, अंडाकार है ना, आपने पढ़ा होगा, अंडाकार है प्रकृति पृथ्वी। तो भूमध्य रेखा तो इसका आंसर हो नहीं सकता, मकर रेखा यहाँ बीच में पड़ती है, तो ये कर्क रेखा हो गई ऊपर वाली, और नीचे वाली हो गई मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। तो ये कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई। तो और ये उत्तरी पोल हो गया, ये दक्षिणी पोल हो गया। तो उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल ये आपस में थोड़ा सा दबे हुए हैं, लेकिन काफी वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, तो ये पाया कि उत्तरी जो पोल है वहीं पे आर्कटिक सागर के पास ही, जो लगभग 3-4 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, वहां पर जो एक बिंदु है वहां से सबसे नजदीक जो है पृथ्वी का केंद्र मिलता है। तो ये सीधा फैक्ट वाला सवाल है, डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्व, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, तो कल मैंने आपको बताया था पृथ्वी में लगभग जो 71% पानी है, और शेष 29% जो है वो स्थल भाग है, ये मैंने कल आपको बताया था। फिर 71% में 97% जो है वो उस वाले पार्ट में समुद्री पार्ट है, या उसमें खारा पानी है पूरी तरीके से ज्यादातर, ऐसा हम लोगों ने समझा था। तो करीब ये 71% है, तो 2/3 भाग जो है ना वो समुद्र तल से ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। तो ये आंसर, इसका आंसर जो वो है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा है, इसको जरा आराम से पढ़िएगा, बड़ा अच्छा सवाल है ये। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध और लवण जल, इसको मीठा पानी भी बोलते हैं, मतलब जो इसमें सैलिनिटी नहीं मिलती है, कुल मात्रात्मक जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। तो ये सही बात है। कल मैंने आपको बताया था कि 97% देखिए जल हो गया, ठीक है। उसके बाद करीब आप देखेंगे तो दो 2%, 2.6% के आसपास तो हिमनद में है जल, ठीक है, हिमनद, हिमालय, हिम टोपियों में है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो 1% से भी कम पार्ट ऐसा रह जाएगा जो लोगों के लिए उपलब्ध है पीने के लिए, जो मतलब नदियों में मिलता है, या भूमिगत जल में मिलता है, या आपके वातावरण में मिलता है। तो इस प्रकार का जो जल है वो 1% से भी कम है, तो जो पार्ट 1 है वो सही हो जाएगा। तो या तो आंसर ये हो जाएगा, या आंसर 1 या 2 दोनों हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ये दोनों तत्काल काट देना चाहिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो।
ठीक है, इसको तत्काल काट दीजिए। आगे पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट क्या बोलता है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल लवण जल मीठा पानी का 95% ध्रुवीय वक्र छत्रक, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ध्रुवीय छत्रक, ठीक है, और एवं हिमनदों में आबद्ध है। तो अब मैंने आपको बताया कि कितना परसेंट है, 2.6%, 2.6% है ना। तो 2.6%, 3% का 2.6%, 2.56% कितना पड़ेगा, लगभग 75% से ये आपका पड़ेगा 80% के आसपास। ठीक है, तो 80% है लेकिन 95% नहीं है। ठीक है, तो आपको ये आंसर गलत हो जाएगा, सेकेंड वाला पोर्शन, इसका आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी सवाल है, बस आपको ये निकालना नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे क्या बात हो रही है। ये बात हो रही है कि 95% कुल मीठा पानी हमारे पास टोटल कितना उपलब्ध है, लगभग 3% से कुछ कम। 3% में जो हिमनदों में है वो लगभग 2.5% के आसपास है, तो ये लगभग हमारा 2/3 से ज्यादा परसेंटेज बनाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि कितना लगभग बन रहा होगा, 77 या 80% के आसपास इसका आंसर आएगा। तो ये 95% नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये मैंने थोड़ा सा पिक्चर डाली है। ये देखिए ये आपका साल्ट वाटर 97% मैंने आपको बताया समुद्र में। इसके बाद फ्रेश वाटर लगभग हमारे पास 3% है, 3% में भी आइस कैप और ग्लेशियर में 68.7% है। ये देखिए मैं भी थोड़ा सा गलत हो गया था डाटा, लगभग 70% के आसपास डाटा जो है हिमनदों पे है। ग्राउंड वाटर में 30.1% है, और शेष जो सरफेस वाटर जिसमें नदी झीलें वगैरह आती हैं वो 0.3% है। उसमें भी कई पार्ट आपके नदियों में है, 87%, 0.3% का, और स्वैप मतलब दलदली भूमि में, और नदियों में 2%। तो कितना कम पानी नदियों में है, उसके बाद ही सोचिए नदियां कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। तो एक आप अंदाजा लगा सकते हैं, या आप पिक्चर याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर, इससे आपके काफी सवाल हल हो जाएंगे हाइड्रोलॉजी से संबंधित। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। तो मृदु जल की मतलब मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया था कि हिमनदों पर सबसे ज्यादा है। हिमनदों के बाद अगर देखा जाए तो आपका ग्राउंड वाटर में है। ग्राउंड वाटर के बाद आपका वातावरण वगैरह में है। ये सब चीजें हम लोगों ने समझी थी। अभी पिछले वाले पार्ट में देखा कि देखिए फ्रेश वाटर 3% में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ग्लेशियर और आइस कैप में, फिर ग्राउंड वाटर में, और सरफेस वाटर में आप चेंज कर देंगे तो फिर लेक में आ जाता है, स्वैम्प में आ जाता है, रिवर में आ जाता है। तो आपको पता इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। तो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हिम नदियों का मतलब ये होता है वो हिम टोपियां और ऐसी नदियां जो बर्फ के रूप में जमी रहती हैं ज्यादातर अपने समय में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हिम नदी और महाद्वीपीय क्या बोलते हैं, हिम हिम टोपियां, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये भी पिक्चर देख लीजिए, ओशियन में 97% है, ग्लेशियर में है शेष 1.75 के आसपास, ग्राउंड वाटर में 0.075, और लेक्स और नदियों में 0.025। सोचिए कितना कम परसेंटेज है हमारे पास नदियों में झीलों में पानी का, जो हमारे पास मीठे पानी के लिए उपलब्ध है। इसलिए कहा जाता है कि बरसात के पानी का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी पानी बहुत कम है हमारे पास। तो चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैंने कल आपको बताया था, पूरा विस्तार से समझाया था, महासागरीय नितल कौन है। तो महासागरीय नितल का विस्तृत भाग कौन सा है, तो आपको मैंने बताया था पहले मग्न तट होता है, फिर मैंने आपको बताया था मग्न ढाल होती है, फिर मैंने आपको बताया था ये महासागरीय, ये जो है ना महासागरीय मैदान होता है। इसी मैदान में कई प्रकार की आकृतियां होती हैं, इसको ग्वाइट बोलते हैं। ये ज्वालामुखी हो गया, और ये रिज हो गया, लंबी सी पर्वत श्रेणी, और ये आपके हो गया ट्रेंच, जिसको हम गर्त बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये फिर आगे चल के निकल जाते हैं। तो इसमें सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, तो महासागरीय मैदान, गहरे महासागरीय मैदान, ये मैदान ही है इतना बड़ा, इसी में पर्वत श्रेणी वगैरह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महासागरीय मैदान। महासागरीय गर्त तो इतना छोटा सा है, महासागरीय महासागरीय गर्त इसी महासागरीय मैदान में ही आ जाता है। ठीक है ना, तो ये कुल मिला के नितल, ये पूरा भाग नितल कहलाएगा। इस नितल में ये कुछ मैदान टाइप का पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
और इसमें ये पर्वतीय भाग हो जाएगा, इसी में सब शामिल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गहरीय महासागरीय मैदान। तो ये आपको याद रखना है, ये पिक्चर भी याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है। इसको आप अगर ये याद रहेगा तो महासागर से संबंधित अगर कोई आकृति वगैरह के कोई सवाल आते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे उसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री ईस्ट रिज क्या है। मैंने कल आपको रिज पढ़ाया था। रिज मैंने आपको बताया था, रिज को एक लंबी पर्वतीय श्रृंखला होती है जो लगातार कंटिन्यूअसली चलती है। तो जैसे ये है रिज, ठीक है, ये रिज है। तो 90 डिग्री रिज पूछ रहा है। अगर मान लीजिए मुझे ये आंसर नहीं पता तो 90 डिग्री ईस्ट ये कैसे आ सकता है, इसका नाम 90 डिग्री ईस्ट रिज। तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम किससे मानते हैं 0 डिग्री, जो हमारे यहाँ यूरोप के लंदन से जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा जाती है उसके इस तरफ को हम मानते हैं 1 2 3 4 82.5 डिग्री भारत में जाती है रेखा, जिससे हम 5.5 घंटे मानते हैं। एक्स्ट्रा समय हमारा चलता है प्लस जीएमटी से, ग्रीन मीन जो ग्रीनविच से रेखा जाती है, ये इधर से आपके लंदन के एक वेधशाला से 0 डिग्री जाती है, जहां से पूरे विश्व का जो टाइम है वो डिसाइड होता है। तो हम लोग लिखते नहीं है जीएमटी प्लस 5.5 घंटे। तो ये हम जो लिखते हैं जीएमटी 5.5 घंटे, तो ये भारत से होकर जाती है। तो 22.5 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट बोलते हैं इस लाइन को। तो इसी से 7.5 और जोड़ लीजिए तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ईस्ट ये है। तो ये कहाँ पर पड़ता है आपका, हिंद महासागर में। तो ये हिंद महासागर है। थोड़ा सा लोकेशन आपको पता होना चाहिए, मैप बना लिया करेंगे आप एक बार ना, तो समुद्र पे। तो देखिए कुछ और देख लेते थे। जब ये सीरीज का सवाल आ गया तो 90 डिग्री और ये सब जो नाम होते हैं वो इसी वाली रेखा के आधार पर डाल दिए गए। तो 90 डिग्री ईस्ट रे है, ये मिड इंडियन रेंज है। तो यहाँ पे आपका हिंद महासागर में ये वाली रेंज है। ये साउथ वेस्ट इंडियन रेंज है। तो इंडियन से आप याद रखिएगा कि हिंद महासागर की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर मरियाना ट्रेंच है, मरियाना की जो खाड़ी है। और आप यहाँ देखिए मिड अटलांटिक रिज, ये देखिए ये पूरी एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा रिज है। ये एस आकार का होता है इस तरीके का, ये पूरी पर्वत की तरह की श्रृंखला है। ये पर्वत मतलब जैसे हिमालय पर्वत फैला हुआ है ना, शिवालिक श्रेणी है और आपका बृहद हिमालय है, तो ऐसे ही समुद्र के अंदर एक बड़ा सा पर्वत फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई बहुत नहीं है लेकिन तब भी श्रृंखलाबद्ध फैला हुआ है, उसको हम रिज बोलते हैं। तो ये मिड अटलांटिक रिज है। ईस्ट पैसिफिक रिज, तो पैसिफिक शब्द से आप याद रखिएगा कि ईस्ट ईस्ट प्रशांत महासागर में जो रिज है वो ईस्ट पैसिफिक रिज कहलाती है। तो इस प्रकार से ये आप चित्र याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी, ये कहाँ पर कौन सी रिज है या कौन सा आपका इंपॉर्टेंट लोकेशन है, मरियाना ट्रेंच वगैरह। तो ज्यादा सवाल ऐसे नहीं पूछे जाते, कभी कभार पूछ लिए जाते, लेकिन एक अगर आप एक दो बार ये मैप में थोड़ा सा देख लेंगे तो वो एक दो सवाल जो कभी भी आ सकते हैं, तो उससे आप हमेशा आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको समझने के लिए मैंने अभी आपको जो टॉपिक से डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि आज थोड़ा सा हम और चीजें डिस्कस करेंगे। महासागरीय जल बंटवारा, जैसे आपने देखा होगा भारत है, भारत की लोकेशन है, भारत के इधर पे अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। तो भारत का किधर हिंद महासागर में या अरब की खाड़ी में किस क्षेत्र तक भारत की सीमा है, इस प्रकार का जो निर्धारण होता है वो महासागरीय जल बंटवारा होता है। ताकि ऐसा ना हो कि दो जो देश हैं वो आपस में इसलिए लड़ रहे हो, जैसे श्रीलंका है, यहाँ पर श्रीलंका कहे कि नहीं हमारा क्षेत्र भारत का नहीं, ये समुद्र हमारा है। तो ये आपस में लड़ाई हो जाएगी। तो लड़ाई को काटने मतलब टालने के लिए, इस प्रकार की लड़ाई ना हो, तो इस प्रकार की एक संस्था बनाई गई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी, समुद्र का जो कानून है उस पर 1982 में इसको बनाया गया था। इसको अनक्लोज का नाम बोलते हैं, इसको अनक्लोज बोलते हैं, अनक्लोज इसको बोलते हैं। यह तीसरा आयोजन, इसमें ये सब तीसरा आयोजन था, ये सब आपको याद करनी है। ये संधि 1994 से लागू हुई। फाइनली ये डिसाइड कब हुआ, 1994 में। अनक्लोज संस्था बन गई थी आपकी 1983 1982 में, और ये आपकी संधि जो है 1994 में डिसाइड हुई, कि जब सब पूरा डिसाइड हो गया कि किस कोई भी राष्ट्र जो है दो सटे हुए महासागरीय क्षेत्र अगर उसमें आते हैं तो किस प्रकार से अपने महासागर क्षेत्र का उपयोग करेंगे।
तो सबसे पहले हमें किसी भी क्षेत्र को बांटने के लिए, या जैसे मैंने अभी आपको बताया था डेटम रेखा, तो डेटम रेखा वो है जिसको हम आधार मान लेते हैं, फिर इससे चेक करते हैं कि कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर है और कौन सा क्षेत्र गहरा है। इसी प्रकार से एक होती है आधार रेखा, जिसके आधार पर हम तय करते हैं किस देश से समुद्र की सीमा कितनी होगी। तो आधार रेखा, इसको हम कहते हैं राष्ट्र के विभिन्न तटीय भागों को मिलाती हुई एक रेखा खींची जाती है, जो आधार रेखा कहलाती है। इनको थोड़ा चित्र से समझते हैं, इसमें आपको एग्जैक्टली तभी बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे भारत को हमने देखा है, ये भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से है, कहीं थोड़ा सा उधला हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके का हम रफली डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए, इधर पे भी समुद्र है, इस वाले पोर्शन में भी है, इस वाले पोर्शन में भी समुद्र। तो सबसे पहले तो हम इससे एक आधार रेखा खींचते हैं कि ये मान लीजिए इस 40 क्षेत्र से हमने एक आधार रेखा खींची ऐसे, इसको मिलाते हुए और इसको, इन सब क्षेत्रों को मिलाते हुए एक आधार रेखा खींची, ये क्रॉस करके, तो इसके अंदर आधार रेखा के अंदर जो जल आएगा वो तो भारत का खुद का टेरिटरी का जल होगा, उसको हम आधार रेखा के बाद इसको आंतरिक जल बोलते हैं। इसमें संबंधित जो राज्य होता है उसका कानून चलता है, ठीक है। तो इसमें कोई और अंतर नहीं हो सकता, इसमें कोई विदेशी जलयान प्रवेश नहीं कर सकता, ये अनन्य रूप से उस देश का जलीय क्षेत्र होता है, सारे कानून इसके उसी देश के लागू होते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रीय सागर, रीजनल सी। अब जो हमने मान लीजिए आधार रेखा ऐसे खींच ली, ये आधार रेखा हमारी मान लीजिए इधर से आई, ये जो डॉट 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 है, ये आधार रेखा हमारी आ गई ऐसी। अब इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील, मतलब इधर से 12 समुद्री मील अगर हम चेक करेंगे, तो 12 समुद्री मील तक जो क्षेत्रीय क्षेत्र है वो क्षेत्रीय सागर कहलाता है। इस क्षेत्र में भी संबंधित देश का कानून रहेगा, ये संबंधित क्षेत्र का जो कानून है वो इस पे लागू रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर उस क्षेत्र का संसाधनों का उपयोग कर सकता है वो। और कोई भी विदेशी जलयान यहाँ से अगर गुजरता भी है तो इनोसेंट पासिंग होनी चाहिए, यानी वो इस तरीके से पास वास लेकर बाहर मतलब संबंधित देश से गुजरेगा। इसके लिए भी कई प्रकार की संधियां की गई हैं। फिर आपने देखा होगा कई प्रकार की संधियां होती है देश के बीच में कि हम अपने समुद्री क्षेत्र से आपको गुजरने देंगे, और कई प्रकार की चीजें रहती हैं। आपने यहाँ देखा होगा साउथ चाइना सी में इसी चीज का विवाद है कि वो अनक्लोज की चीजों को जो उसने डिसाइड कर दिया 9 डैश रेखा, ठीक है, इसको पहले 11 डैश रेखा बोलते थे, तो 9 डैश रेखा कुछ नहीं है। चाइना कहता है कि हम 9 डैश रेखा को इधर से मानते हैं, और 9 डैश रेखा के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आ जाता है वो सब चाइना का है। तो ये आपका, अब इसके बाद आ जाएंगे संलग्न क्षेत्र, उसी से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र होता है। 12 डिग्री, 12 जो समुद्री मील है, 12 समुद्री मील, इसी 12 के बाद आधार रेखा से 24 मील, मतलब इधर से 24 मील, यानी 12 यहाँ हो गए तो यहाँ से 12 मील और 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र है वो संलग्न क्षेत्र कहलाता है। यहाँ उस देश को कस्टम ड्यूटी, विभिन्न प्रकार के करों का आरोपण, लोगों की आवाजाही व प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियम आदि बनाने का अधिकार होता है। मतलब यहाँ पर भी संबंधित देश का ही कानून चल सकता है, वो कानून बना के इसमें कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, उसका विस्तार आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। ये देखिए, आप इधर मैंने आपको 12 बता दिया, फिर इधर से 12 इधर तक आ गया, 24 मील हो गया, इधर से 200 मील तक की बात हो रही है। तो 200 मील तक उस देश को महासागरीय संसाधनों के विदोहन की छूट होती है, मतलब इसके अंतर्गत अगर महासागर में कोई रत्न, हीरे जवाहरात, पेट्रोलियम या किसी प्रकार का खनिज मिल रहा है तो वो देश उसका उपयोग कर सकता है, उसका दोहन कर सकता है। इसके ऊपर से विदेशी जहाजों की उड़ानों और जलयानों की आवाजाही को जारी रखा जा सकता है। मतलब 24 तक तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन 24 के बाद 200 तक, कुल मिलाकर अगर 24 कम कर दें तो 166 नॉटिकल मील, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, इधर पे अगर कोई जहाज जा रहा है या कोई ऊपर से हवाई जहाज उड़ान भर रहा है तो उसको जारी रखा गया, उसमें किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं डाली गई है। लेकिन फिर भी ये मतलब आपसी देशों का आपसी समन्वय होता है कि वो अपनी जानकारी दे, अगर किसी प्रकार की कोई गतिविधि जा रही है, कोई इंपॉर्टेंट एक्शन होने वाला है, या कोई इंपॉर्टेंट जहाज में कोई वस्तुएं जा रही हैं या कोई खतरनाक चीज जा रही है, तो संबंधित देश को सूचना देगा कि वो फला जहाज में ऐसा सामान जा रहा है और हम यहाँ से इनोसेंट पासिंग करना चाहते हैं, तो संबंधित देश उसको बाकायदा पास जारी कर देता है, छूट मिल जाती है।
इसके बाद उच्च सागर क्षेत्र है, हाई सी बोलते हैं इसको। हाई सी जो 200 नॉटिकल माइल के बाद है, ये हाई सी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं। ये उसमें इस देश के जो कानून होते हैं वो लागू नहीं होते हैं। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होंगे कि समुद्र में आप इधर जाएंगे तो गंदगी नहीं करेंगे, या समुद्र में अगर आपका जहाज जा रहा है तो संबंधित देश को बता देंगे, जो नजदीक का देश है। यदि आपकी पनडुब्बी जा रही है या कोई आपका न्यूक्लियर हथियार जा रहा है तो आप जानकारी देंगे, सब लोगों को बताएंगे। और मतलब कुल मिलाकर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे ताकि किसी प्रकार का ये विद्वेष न पैदा हो, ताकि किसी भी दो देशों के बीच में लड़ाई या किसी प्रकार की समस्या ना हो पाए। तो यही पूरा उद्देश्य था इसमें बताने के लिए। आगे मैप के माध्यम से समझ लेते। जैसे ये बेस लाइन है, मैंने आपको बताया बेस लाइन से आपका 12 मील तक तो टेरिटोरियल लाइन हो गई। उसके बाद आपका ये हो गया कॉन्टिजुअस जोन, जो मतलब संलग्न क्षेत्र होता है। इसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब आधार रेखा से ही है। सवाल आपसे कभी भी पूछा जाएगा, मान लीजिए भारत का एक्सक्लूसिव जो जोन है वो 200 नॉटिकल मील है, और ये कहाँ से, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील है या टेरिटोरियल सी से 200 नॉटिकल मील है, तो आपको आंसर देना है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक इसको माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको समझा कि अनक्लोज किस प्रकार से अ, समुद्री सीमा को निर्धारित करता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये केवल समझने के लिए था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां होती रहती हैं उसके लिए बड़ा जरूरी था समुद्री जो संबंध होते हैं उनको जानना। और अनक्लोज जो संस्था है वो थोड़ा सा चर्चा में रहती है, कभी भी इससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों ने कहा था महासागरीय तापमान को भी पढ़ेंगे। महासागरीय तापमान का क्या मतलब होता है? महासागरीय तापमान का अर्थ होता है कि महासागर में जो तापमान पाया जाता है उसमें जो अंतर है उसको हम किस प्रकार से समझें। तो ये तो हो गया महासागर। महासागर में एक तापमान होता है जो मतलब आप भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशीय रेखाओं तक जाएंगे, 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक। तो ऐसे जो अंतर आता है तापमान, वो कैसे? क्योंकि उच्च अक्षांश में तापमान कम होता है, भूमध्य रेखा पे तापमान ज्यादा होता है। और ऐसे ही समुद्र में गहराई पर जब जाएंगे तो तापमान में क्या अंतर आता है, उन दोनों बातों को थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। तो महासागर में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य के किरणों में आपतन कोण में कमी आती है। तो आप समझ रहे हैं कि भूमध्य, जैसे ये है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में तापमान ज्यादा रहता है, लेकिन कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अर्ध गोलार्ध में तापमान कम हो जाता है, फिर 90 डिग्री में तो उत्तरी ध्रुव आ जाता है। वहां 6 महीने तक अंधेरा, 6 महीने तक उजाला रहता है। इस प्रकार की आपने धारणा सुनी होगी। तो वहां तापमान बहुत कम हो जाता है, ज्यादातर बर्फ जमी रहती है आर्कटिक महासागर में, तो बहुत तापमान वहां पर कम हो जाता है। तो इसका एक कारण क्या हो गया? अगर हम पढ़ते हैं महासागरीय तापमान का क्षैतिज जो विस्तार है, मतलब क्षैतिज मतलब आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो जो तापमान में अंतर आता है उसके पीछे क्या क्या कारण है? एक तो अक्षांश का ही कारण है। अक्षांश जब बढ़ता है ऊपर की ओर जाते हैं तो जो सूर्य की किरण आ रही है वो सीधे ना पड़कर तिरछी पड़ती है, उसका आपतन कोण में अंतर आ जाता है, तो उसमें तापमान में फर्क पड़ता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। तापमान में फर्क पड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो अक्षांश स्थिति, प्रचलित पवनें। आपने देखा होगा जब जहां पर जैसे अगर ठंडे प्रदेश से कोई पवन आ रही है तो वो अपने साथ ठंडक लेकर आती है, तो प्रचलित पवनी हो जाएगी, इसका जो दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो गर्म देश से जब पवन जाती है ऊपर की ओर तो वहां के सागर के तापमान को भी थोड़ा सा बढ़ा देती है। महासागरीय धाराएं, आपने धाराओं के नाम सुने होंगे, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा। तो गर्म जल धारा जैसे गल्फ स्ट्रीम की जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम की जल धारा, ये देखिए मैप, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम की जल धारा ऐसे जाती है इस प्रकार से और इधर तक पूरा जाती है। यहाँ पर तो देखिए वैसे बर्फ जमी रहेगी, लेकिन गर्म जल धारा की वजह से इस वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे समुद्री जल जल वो नहीं हो पाता, बर्फ में तब्दील नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर पूरे 12 मास जो जलयान है वो आ जा सकते हैं। तो महासागरीय जल जो धाराएं हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए जो रेड वाला पोर्शन है इधर पे तापमान बहुत ज्यादा है, फिर उसके ऊपर तापमान समुद्री जल का कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर यहाँ पे तो बर्फ ही आपको मिलेगी। ये बर्फीला क्षेत्र है पूरा, ये निचले वाले हिस्से में भी यही बात है। तो इस प्रकार से जो क्षैतिज जल का वितरण है, वो क्षैतिज जल में तापमान का जो वितरण है वो किस प्रकार से होता है? तो अक्षांशीय स्थिति उसको प्रभावित करती है, पवने, महासागरीय धाराएं, और आगे अगर देखेंगे तो स्थल खंड का प्रभाव। स्थल खंड का प्रभाव क्यों? जैसे आपने गर्मी में देखा होगा, जैसे आप अगर स्थल चट्टानी क्षेत्र में रहेंगे तो चट्टाने जल्दी से गर्म हो जाती हैं, तो उससे लगा हुआ जो जल होगा वो भी गर्म हो जाएगा।
और शाम के टाइम चट्टानें जल्दी ठंडी हो जाती है, तो उससे लगा हुआ जल भी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से स्थल खंड का भी प्रभाव पड़ता है। तो महासागर जो बंद है, जैसे बंगाल की खाड़ी है, आप बंगाल की खाड़ी की लोकेशन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। तो अगर भारत में गर्मी है तो इधर का जो बंगाल की खाड़ी का जो जल है वो भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से स्थल खंडों का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। बकाया कुछ बातें हैं, आप देख सकते हैं इसमें। स्थल भाग से घिरे हुए क्षेत्रों में महासागरीय जल का वार्षिक तापांतर अधिक होता है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल का औसत तापांतर और तापांतर दक्षिणी गोलार्ध के महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। ये बात मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग बहुत है, ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में वहाँ स्थल भाग कम है। केवल आपका दक्षिण जो आपका अफ्रीका का पोर्शन है वो आता है। ये देखिए, यहाँ से आपकी भूमध्य रेखा है, तो यहाँ से आप ऊपर की ओर देखें, यहाँ नीचे की ओर देखें, नीचे कितना स्थल भाग है, एक ये है पोर्शन, ये एक पोर्शन, ये है, और ऊपर की ओर देखिए कितना बड़ा पोर्शन है। तो इसलिए यहाँ का जो तापांतर है, यहाँ जो समुद्र का जो जल है उसके तापांतर में काफी अंतर आता है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। यहाँ पर ज्यादातर जो जल है उसका औसत तापमान ज्यादा अंतर नहीं आता है, ना दैनिक अंतर ज्यादा आता है, ना वार्षिक अंतर आता है। दैनिक अंतर का मतलब एक दिन में तापमान में उतार चढ़ाव कितना हो रहा है, और वार्षिक तापांतर का मतलब होता है कि औसत वर्ष भर में कितना तापमान ऊपर नीचे हुआ। तो उत्तरी गोलार्ध का जो समुद्र का जो जल है उत्तरी गोलार्ध में, उसका जो तापांतर है वो काफी उसमें अंतर आता है अगर दक्षिण गोलार्ध की तुलना में देखा जाए उसको। तो इस प्रकार से जो अंतर है वो हम समझ सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है वो हमें समझना पड़ेगा, समुद्री जल में तापमान का वितरण गहराई के साथ। तो औसत तापमान करीब हम 20 डिग्री के आसपास, 24 डिग्री के आसपास हमारा तापमान रहता है। भूमध्य रेखा पे आप देखेंगे तो 24 डिग्री रहेगा, और अगर अक्षांशीय क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहां 5 डिग्री से भी कम हो जाएगा। लेकिन जब समुद्र में गहराई की ओर जाते हैं तो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। 3 परतों में विभाजित किया गया है। एक पहली जो ऊपरी लेयर होती है जिसमें सतही जल शामिल होता है, फिर थर्मोक्लाइन जिसमें बहुत अंतर जल में नहीं आता है, फिर नितलीय ठंडा क्षेत्र। इस प्रकार से 1000 के आसपास से बंटवारा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहली परत से 500 मीटर तक की गहराई तक हो सकता है सबसे ऊपरी परत। तो 500 मीटर तक की गहराई तक हम ये मानते हैं कि यहाँ समुद्र की जो यहाँ पर सूर्य की किरणें वो प्रवेश कर जाती हैं, तो ऊपरी जो जल का भाग है वो थोड़ा बहुत गर्म रह जाता है। तो यहाँ पर तापमान बढ़ भी सकता है, और अगर उत्तरी अक्षांशों में जाए तो वहाँ कम मिलता है, अगर तुलना करें हम लोग मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों से। ठीक है, भूमध्य रेखी वाले अगर क्षेत्रों के अगर समुद्र की तुलना करें हम उच्च अक्षांश से 90 डिग्री पर जो समुद्र है और जो 0 डिग्री पर समुद्र है, तो अगर इसकी गहराई हम देखें तो यहाँ समुद्र जहाँ पर सूर्य की किरणें ज्यादा गहराई तक जाती हैं, यहाँ पर आपतन कोण थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो समुद्र का जो जल है उस पर जो सूर्य की किरण है उसका प्रभाव कम हो जाता है। 500 से 1000 मीटर की गहराई के बाद तापमान में तीव्र गिरावट आती है, इसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। तो यही आपको शब्द याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोक्लाइन होता है। ये 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर की गहराई के मध्य आपको मिलेगा। यहाँ पर तापमान में काफी गिरावट आती है अचानक, तो इसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं। इसके पश्चात जल के तापमान की जो गिरावट है वो अत्यंत कम हो जाती है, क्योंकि जो जल है, देखिए, किसी भी तापमान में कमी या ज्यादा कैसे होता है। जैसे आप सूर्य की किरण आपकी सूर्य जब उसकी किरणें पड़ती हैं, मान लीजिए किसी चट्टान पर पड़ी, वो लगातार गर्म हो रही है, तो वो गर्म हो जाएगी क्योंकि वो सोख लेगा पूरी एनर्जी को। लेकिन जब रात में सूर्य नहीं होता है तो वापस वो वायुमंडल में छोड़ देता है, तो ठंडी हो जाती चट्टान। लेकिन आप यहाँ देखिए, ऊपर वाली सतही जल तो ऐसा कर सकती है कि समुद्र का जो ऊपर का जो पोर्शन लगभग 400-500 मीटर का, वो उसमें सूर्य की किरणों का जो कोण है उसको काफी गहराई तक वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाद में रात के समय वो वायुमंडल में वापस उस जो उसने ऊष्मा ग्रहण की थी उसको छोड़ देता है। लेकिन जो गहरा वाला पोर्शन है, ये इसके लिए ये संभव नहीं है। ये धीरे धीरे एक तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे बहुत लंबे समय में छोड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलता है देखने को। तो इसको कहते हैं गिरावट दर जो है अत्यंत कम हो जाती है गहराई के साथ। तो इस प्रकार से हमने समझा कि महासागरीय जल का जो वितरण होता है वो लंबवत वितरण क्या होता है और क्षैतिज वितरण क्या होता है। इसमें हमने समझा कि आपके उच्च अक्षांश में जो समुद्र है उनका तापमान कम होता है, और जो आपके 0 डिग्री अक्षांश पर है
या कम अक्षांश पर हैं, उनका जो समुद्र तल का जो जल होता है वो अधिक होता है। हमने लोगों ने क्या क्या समझ लिया उस पर जरा एक नजर डाल लें। लंबवत वितरण को समझा, और हम लोगों ने समझा, ये मैप समझा हमने। ये आप देखिए, उच्च अक्षांश की ओर जा रहे हैं तो तापमान कम हो रहा है, और निम्न अक्षांशों की ओर तापमान देखिए कितना रेड है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य की किरणें 12 महीने जो है ना वो लगातार सीधी पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पर देखिए कितना ऊष्मा यहाँ पर समुद्र में है, काफी जल यहाँ का गर्म होता है इसकी तुलना में। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा महासागरीय तापमान क्षैतिज वितरण हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने समझा अनक्लोज क्या होता है, उसको हमने समझने का प्रयास किया। उस पे कौन से क्षेत्र इकोनॉमिक जोन होता है, उच्च सागर क्या होता है, हाई सी क्या होता है, और हमने समझने की कोशिश की क्षेत्रीय सागर, महासागरीय जल बंटवारा हम लोगों ने समझा, और पुराने जो हमने सवाल पढ़े थे उन पर हम लोगों ने एक ओवरव्यू समझा, कॉन्सेप्ट को समझा, और लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसके सवालों को हमने हल किया। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, वहां सैलिनिटी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। सैलिनिटी को जरा समझेंगे, लेकिन सैलिनिटी को समझने के पहले तापमान को समझना जरूरी है, क्योंकि तापमान का भी सैलिनिटी पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो आज इतना ही रखते हैं फिर, नमस्कार।